मेरा नाम तबस्सुम है। मेरी शादी के बाद मेरे शौहर अरशद ने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। शादी के एक हफ्ते में ही मेरे शौहर ने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं दावे से कह सकती थी कि अरशद के संग मेरी ज़िंदगी बहुत कामयाब गुजरने वाली थी। अरशद को हाफिज से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थी। एक हफ्ता शादी के तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पर लगाकर गुजरा कि कुछ पता ही ना चला। कल से अरशद के हाफिज में ज्वाइनिंग थी, इसीलिए वो बोले, तबस्सुम मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तुम ले लेना। मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की शायद ज़रूरत थी। मैंने और अरशद ने मार्केट से सारी चीज़ें ले ली थी। वापसी पर वो बोले, हम खाना भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। हमने खाना खाया तो वापसी पर हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज़ रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी थी। इस वैन को देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं खौफज़दा हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसमें बैठ गई। अरशद भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले, क्या बात है, तुम वैन को देखकर घबरा क्यों गई हो? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर अरशद को मेरा जवाब मुतमईन नहीं कर सका था। वो बाजिद रहे कि मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि मैं इनसे वो सब कह दूं जो मुझ पर बीता है। यकीनन मेरी बात को वो बाखूबी समझ सकते थे, मगर दिल में एक खौफ सा बैठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाएं और शादी के शुरू दिन किसी परेशानी में गुजर जाएं। इसलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज़ रफ्तार चीज़ें देखकर बहुत खौफ आता है। अरशद मेरी बात सुनकर परसुकून हो चुके थे, जबकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सच था। रात को हम घर पहुंचे तो मेरी सास और ननंद जवेरिया ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, अरशद मैं इसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे, अपनी कुंवारी बहन को भी फरामोश कर दोगी। अगर तुम अपनी इस यतीम बहन को भी अपने साथ ले जाती तो क्या हो जाना था। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम है? अरशद बोला, अम्मी मैं ले तो चलता, मगर मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का अरशद की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। अरशद बोला, जी जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मेरी सास और ननन के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं मजीद वहां पर ना रुक सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये तौखा भी नहीं कर सकती थी कि अरशद खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी कमरे में आ गए। वो बोले, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तौखा नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नज़रों में गिरा दिया है। अरशद मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी वालिदा और बहन का वाहिद सहारा हूँ। वो चाहती हैं कि मैं बस इनका होकर रहूँ। वो किसी के साथ शराकत दारी कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद तबस्सुम को लेकर गया था तो यकीनन वो घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा, इन दोनों ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में अमन रखने के लिए लिया था। तुम जरा जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे अरशद की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था, इसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। खैर, अरशद ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने इसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके इसे माफ़ कर दिया था। अब मैं इतनी भी कम ज़रफ़ नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती रहती। मैंने नोट किया था कि मेरी सास और ननन इस दिन के वाक़ये के बाद मुझसे कभी कभी रहने लगी थी। मैं ही सर्द मेहरी की दीवार को गिराने के लिए इनके आगे पीछे हो रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले थे। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैं बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नजर न आया। ये सब मेरे साथ पहली दफा होता तो यकीनन मैं इस बात को अपना हम मानकर नजरअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ 5वीं बार हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है जो हमारे इस घर पर नजर रखे हुए हैं और ये बात काफी परेशान कुन थी। इसलिए मैंने अपने सास को सब बता दिया। मैं बोली, आंटी, कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कोई हमारे घर में झांक कर रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर हंसी थी। वो बोली, बेटी बिलावजह वहम मत किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वाकई ही मुझे वहम हुआ हो, इसलिए मैं इस बात को भूलकर खाना बनाने लगी थी।
मैंने अरशद की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी कि वो कब घर आएंगे और मैं इन्हें बिरयानी पेश करूंगी। शाम के 6 बजे के करीब वो घर आए तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले अपनी वालिदा के कमरे में इन्हें सलाम करने के लिए चले गई। मैं इनका इंतजार करने लगी थी, तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने मेरी वालिदा से क्या कहा है? मैं हक्का बक्का खड़ी इनका चेहरा देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी मेरी सास भी अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई थी। वो बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? अब सच बताओ ना, तुमने मेरी शरीफ बेटी पर इल्जाम लगाया है। मैं नासमझी से इनको देखने लगी थी, क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई गैर मर्द छुपकर मेरी बेटी को मिलने इस घर में आता है? मैं तब समझी कि उन्होंने कहा की बात को कहाँ पर जोड़ दी थी। मैं बोली, अम्मी, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि अरशद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, तुमने ऐसा अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किए कि बाद में तुम्हें अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी। मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ी बेयकीनी से अपने शौहर की जानिब देख रही थी कि इसने किस तरह मुझे अपने घर वालों के सामने पीट डाला था। मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। यूं ही रोते रोते शाम से रात हो गई थी। 11 बजे कहीं जाकर अरशद कमरे में आए थे। मुझे रोता देखकर वो झट से मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वो बोले, तबस्सुम, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। तुम कभी भी इस किस्म की बेहुदा बात नहीं कर सकती, मगर मैं अम्मी के मुंह पर तो इन्हें झूठा नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसी बात कह देता तो तुम जानती नहीं कि इनकी कितनी दिल आज़ारी होती। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना है ताकि आइंदा कभी इसमें इतनी जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म की बात कर सके, वरना मैं तो कभी भी तुम पर हाथ उठाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं चुपचाप अपने शौहर की शक्ल देखती रही थी कि वो किस तरह का मर्द था। क्या ऐसे मर्द को शादी का हक होना चाहिए जो हर फैसला अपने वालिदा के कहने में आकर करता हो? मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। मैं अरशद से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक अरशद अपने हाफिज नहीं चले गए। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने सास या ननन की शक्ल भी देखूं। आज अरशद 4 बजे ही घर वापस आ गए थे और वो सीधा अपने कमरे में ही आए थे। इनके साथ एक खातून भी थी। अरशद बोले, तबस्सुम, मैं ये मुलाजिमा लेकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने घर भर के कपड़े धोए हैं। मैं तुम्हें कामों के लिए तो ब्याह कर नहीं लाया था। अरशद बोले, बाजी, अजीजा, आपने तबस्सुम के कहने पर ही काम करना है। जैसे ये कहे बिल्कुल वैसा ही करना है और यही आपको तनख्वाह भी दिया करेगी। अरशद ने मुझे बहुत मान दिया था। एकदम से मेरा दिल पिघल गया था। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी कि मेरा शौहर बज़ात खुद बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो अपनी वालिदा और बहन के हाथों कठपुतली बन जाता है। मैं सोचने लगी कि जब मेरी ननन की शादी हो जाएगी तो घर में सुकून हो जाएगा, क्योंकि तब मेरी सास रह जाएगी। ऐसे में वो मुझसे बनाकर ही रखेंगी। अरशद कमरे से बाहर निकले तो जवेरिया मेरे कमरे में आ गई। वो ज़ारो खतर रो रही थी। इसको ऐसे रोता देखकर मैं घबरा गई कि ना जाने अब मुझ पर कौन सा इल्ज़ाम लगने वाला है। तभी जवेरिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, भाभी, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। कल जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है, इस बात का तज़किरा आप अपने भाई यूसुफ से मत कीजिएगा। मैं तो इसकी बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। भला ये क्या बात हुई? इसे यूसुफ से किस बात का डर था? खैर, वो मेरी बात सुने बगैर ही उठकर चली गई थी। अगले ही दिन यूसुफ हमारे घर आ गया था। वो बहुत खुश था, जबकि जवेरिया के पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो भाग भाग कर मजे मजे के खाने बना रही थी। यूं तो कभी इसने किचन में झांक कर भी नहीं देखा था। मैं सब समझ गई थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन यूसुफ की कॉल आई तो वो बोला, बाजी, आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ननन कैसी है। मैं सब समझ गई थी कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। मैं बोली, यूसुफ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आकर कोई गलत फैसला कर बैठो। दरअसल मेरी सास और ननन एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ, वो बहाने से मेरे और अरशद के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश करती हैं। यूसुफ मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, बाजी,
मैं जानता हूँ कि सब औरतों को अपनी नंदों से नफरत ही होती है, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर इसने फोन बंद कर दिया था। अब मैं समझी कि जवेरिया सारा सारा दिन फोन कान से लगाकर क्यों रखती है। मैं जानती थी कि एक लड़के और लड़की की दोस्ती अच्छा समझ नहीं लाती, इसीलिए मैंने जवेरिया को रोकने की कोशिश की। मैं बोली, जवेरिया देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम जिस भी लड़के के साथ फोन पर राबिते में हो, ये राबिता खत्म कर दो, क्योंकि इस किस्म की दोस्तियां रुसवाइयां और बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनकर जवेरिया ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मैं इस सारी सूरत हाल से घबरा गई थी, क्योंकि मेरी सास और मेरा शौहर भी घर में ही मौजूद थे। वो दोनों भागते हुए बाहर आए तो जवेरिया बोली, अम्मी, भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं बुरी लड़की हूँ और मेरे कई लड़कों के साथ दोस्तियां भी हैं। मैं ये बात सुनकर बेहद खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि अब फिर मेरा शौहर मेरी सास के कहने में आकर मुझे मारने वाला था। इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरी सास मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी थी, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। रात को जब अरशद कमरे में आया तो वह हंस रहा था। बोला, आज तो तुमने बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया है, आइंदा भी अगर ऐसे हालात पैदा हो तो तुम ऐसे ही करना। हम दोनों ही मुस्कुराने लगे थे, लेकिन मैं एक बात तो जान गई थी कि मेरी ननन भी हो बहू मेरी सास की ही कॉपी है, इसलिए मैंने अम्मी को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। अम्मी मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। वो बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यूसुफ तुम्हारी ननन के पीछे पागल हो गया है, कहता है कि अगर आपने मेरी मंगनी जवेरिया के साथ ना की तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मेरी अम्मी मजबूर होकर जवेरिया का रिश्ता लेने हमारे घर आ गई थी, जो ये तो बहुत खुश थी। ये रिश्ता आसानी से तय पा गया था, क्योंकि किसी को भी कोई एतराज नहीं था। जिस दिन मेरे भाई की मंगनी हुई थी, मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी, क्योंकि आज से मेरी अम्मी की बर्बादी का आगाज हो चुका था। मंगनी के कुछ अरसे बाद ही मैंने नोट किया था कि यूसुफ मुझसे कट सा गया था। वो अक्सर हमारे घर आता तो मेरी सास के कमरे में बैठा रहता। वापस जाते हुए कभी कभार मेरा हाल चाल दरियाफत कर लेता था। यूं ही कुछ माह गुजर चुके थे। एक रोज मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी ननन बिलावजह ही बात बात पर यूसुफ से झगड़ा करने लगी है और यूसुफ शादी से पहले ही तंग आ चुका है। अब इससे समझ आ गई है कि इसने कितना गलत फैसला कर लिया था। फिर देखते ही देखते इन दोनों की लड़ाई यहाँ तक जा पहुंची कि यूसुफ ने मंगनी ही तोड़ दी थी। इसने सारा सामान भी घर वापस भेज दिया था। अब मेरी सास और शौहर ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो कहते थे कि किसी तरह भी यूसुफ को मनाओ कि वो इतनी बड़ी हिमाकत ना करें, वो जवेरिया के साथ मंगनी खत्म ना करें। यूसुफ मेरे कहने में नहीं है। इसने ना तो मंगनी करते वक्त मुझसे मशवरा भी नहीं मांगा था। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी मेरी सास ने अरशद को आंखों ही आंखों में इशारा किया था। अरशद बोला, तबस्सुम, मेरी बहन का घर उजड़ जाए और यूसुफ की बहन का घर बसा रहे, ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अरशद की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। इसने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी थी, जबकि मैं अरशद के पैरों में बैठकर रो रही थी। मैं किसी भी सूरत अरशद से जुदा नहीं होना चाहती थी। बेशक इसकी माँ और बहन ने मुझे बहुत जलील किया हुआ था, मगर अरशद ने मुझे हर खुशी दी थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। अरशद ने मुझे कह दिया कि मैं अपना सामान उठाकर अपने घर चली जाऊं, मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में आकर बंद हो गई। 2 दिन ऐसे ही रोते हुए गुजर गए। तीसरे दिन अरशद मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और बोला कि मैंने अपनी माँ के कहने पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यकीन करो, मैं खुद भी बहुत पछता रहा हूँ। अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। मगर मैं एकदम से बोली, अरशद, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी खातिर हलाला करने को तैयार हूँ। अरशद मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था, मगर फिर वो मेरी बहुत मिन्नत करने पर मान गया था। मैंने अपनी इद्दत के दिन वहीं पर गुजार दिए थे। मेरी सास और ननन ने मुझे बहुत परेशान किया, मगर अरशद ने मुझे चुप रहने का कहा था, इसलिए मैं चुप रही थी। मेरी इद्दत पूरी हुई तो मैंने हलाला के लिए अरशद को फिर से कहा और ये भी कहा कि हलाला के बाद हम फिर से निकाह कर लेंगे। अरशद ने मेरी बात मानकर इसी दिन एक आदमी का इंतजाम किया और मेरा निकाह इससे करवा दिया। मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर कमरे में आ गया। इसने जो ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तो चीखें ही निकल गई, क्योंकि वो तो ये इस वक्त की बात है जब मैं 17 बरस की थी। मैं कॉलेज जाया करती थी। मुझे पिक एंड ड्रॉप अब्बू ही किया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली तो एक दिन मेरे पास आकर रुक गई थी। ड्राइवर निकलकर बोला, मैडम, आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आ सकते,
उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप इसी वैन में बैठ चुकी थी। वो मुझे घर की बजाय किसी और तरफ लेकर जा रहा था। तब मैं बेहद घबरा गई थी। मैं बोली, अंकल मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते में नहीं आता। इसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी। फिर इसने एक जगह वैन को रोका और मेरा हाथ पकड़कर इसने एक दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया था और वो मुझे खींचता हुआ अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। मैं चीखने लगी थी। तभी एक लड़का तेजी से मेरी जानिब भागता हुआ आया था। इसने शोर डाल दिया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। सब लोग हमारी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। मेरे अगवाकार इस सूरत हाल से घबरा गए थे और मुझे वही छोड़कर फरार हो गए थे। इस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्र है आप महफूज हैं। वो लड़का मुझसे महज 5 साल ही बड़ा होगा। वो बोला, आप फिक्र ना करें, आप महफूज हाथों में हैं। फिर इसने एक टैक्सी रोकी और मुझे इसमें बिठाकर मेरे घर तक छोड़ाया था। इसने मुझे बताया था कि वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ था। बस इसी दिन से मुझे वैन से बहुत डर लगता था। आज मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि वही फल फ्रूट था जिसने मुझे आज़ाद करवाया था। मेरे चेहरे के तासरात देखकर वो बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? मैंने असबाब में सर हिला दिया था और बोली, मैं अपने महसिन को कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, तबस्सुम मेरा नाम अकबर है। मैंने जिस दिन तुम्हें अगवाकारों से बचाया था मैं इसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था, मगर मैं अपना रिश्ता भेजने से पहले कोई और कारोबार करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम्हारे घर वाले किसी भी सूरत तुम्हारी शादी एक फ्रूट बेचने वाले से नहीं करेंगे। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और इतने पैसे बना लिए कि मैंने ये कपड़े की शॉप बना ली थी। और फिर जिस दिन मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजना था मुझे पता चला कि इसी दिन तुम्हारी शादी हो गई थी। मैंने यह सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अक्सर तुम्हारी गली में भी आया करता था। फिर मैंने तुम्हारे शौहर से दोस्ती लगा ली थी। एक रोज इसने मुझे बताया कि इसने तुम्हें तलाक दे दी है और अब हलाला के लिए इसे एक आदमी की जरूरत है। तब इसने मुझे ही ये काम करने के लिए कह दिया था। इसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था और तुम्हारे शौहर से कह दिया कि मैं हलाला करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये चंद दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। इस दिन के बाद अकबर ने मुझे इतनी खुशियां दी थी कि मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन इसने मुझे तलाक दे देनी थी। इस दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, तबस्सुम मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता, मगर तुम्हें इज्जत मान और प्यार दे सकता हूँ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास वापस मत जाओ। मैं तुम्हारी सास और अरशद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरशद हमेशा अपनी माँ की बात मानता आया है और इसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं है, वो एक झगड़ालू औरत है। अरशद कभी भी तुम्हारे नहीं बन सकता। कब तक तुम अरशद का साथ दोगी? वो फिर अपनी माँ के कहने पर तुम्हें तलाक दे देगा। अकबर ठीक कह रहा था। इसके समझाने पर मैंने अपना फैसला बदल लिया था। मैंने अरशद को कह दिया कि मैं अकबर से तलाक नहीं लूंगी। मेरी बात पर इसने मुझे कुछ नहीं कहा था और चुप करके वहां से चला गया था। तब मुझे यकीन हो गया था कि अरशद के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, बस मैं ही इसके पीछे मरी जा रही थी। अगर वो मुझसे प्यार करता तो कभी भी मुझे छोड़कर ना जाता। कुछ दिन बाद मुझे पता चला था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।